इसके बारे में पढ़ेंगे। इतनी बातों की चर्चा करना हमें यहाँ पर है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में। तो हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सामान्य कार्यवाही, तो टॉपिक हम लोग का वही है, पार्लियामेंट ही है। और इसमें हम लोग संसद की सामान्य कार्यवाही, जनरल प्रोसीडिंग। अब इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है, हमने ये बताया था आपको कि संसद का जो रोज का कामकाज चलता है, संसद की जो दैनिक गतिविधियां चलती हैं, उन दैनिक गतिविधियों में विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं। चर्चा के लिए तरह तरह की रिपोर्ट, प्रस्ताव आदि प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं मंत्रियों से, सदस्यों से। इस तरीके की एक्टिविटीज़ पर डे की डिसाइड की जाती हैं। ये सारी एक्टिविटी स्पीकर के द्वारा, लोकसभा में सभापति के द्वारा, राज्यसभा में डिसाइड आता है भारत सरकार के अंतर्गत। वो संसदीय कार्य मंत्री संसद से सरकार को रेगुलरली कनेक्ट करता है, निरंतर कनेक्ट करता है। सरकार के जो प्रपोजल्स होते हैं, सरकार के जो प्रस्ताव हैं या चर्चा के लिए कोई भी और विधेयक आदि रखे जाने हैं, उन सारी बातों को लेकर के एक दिन की कार्यवाही में क्या क्या किया जाना है, इन सारी बातों की रूपरेखा तय कर ली जाती है। तो ये सारी जो रूपरेखा है वो पहले से ही डिजाइन होती है, पहले से ही तय कर ली जाती है। स्पीकर लोकसभा की कार्यवाही की रूपरेखा तय करता है प्रतिदिन के लिए, और सभापति राज्यसभा की कार्यवाही की रूपरेखा प्रतिदिन के लिए निश्चित कर लेता है, तय कर लेता है। तो अब जो कार्यवाही निश्चित की जाती है उनमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम हैं, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं जहां से हमारे लिए क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। हम लोग भी उन्हीं पहलुओं की यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जब संसद की कार्यवाही शुरू होती है तो प्रश्नकाल आरंभ होता है, क्वेश्चन आर। हमने कल आपको बताया था कि संसद की कार्यवाही सुबह 11 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक चलती है। तो जैसे ही संसद का कामकाज शुरू होता है, 11 बजे से जो समय कहलाता है 1 घंटे का, वो क्वेश्चन आर कहलाता है, प्रश्नकाल कहलाता है। ब्रिटिश परंपरा है ये सारी चीज़ें। हमने जितनी भी व्यवस्थाएं अपनाई हैं संसद के कामकाज में, सब ब्रिटेन से अपनाई गई परंपराएं हैं। हाँ, कुछ एक चीज़ें हमने भी डेवलप की हैं, कुछ एक कॉन्सेप्ट भारत में भी डेवलप किए गए हैं। कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन ज़्यादातर ब्रिटिश परंपराएं हैं। तो जैसे क्वेश्चन आर की जो परंपरा है वो ब्रिटिश परंपरा है। ब्रिटेन में 1792 में शुरू हुई थी ये परंपरा, ब्रिटेन में। और हमारे यहाँ 1726 में शुरू हुई थी, और हमारे यहाँ 1892 में, 1892 में जब अंग्रेजी शासन था, तब प्रश्नकाल की परंपरा भारत में शुरुआत की गई थी। तो संविधान बनने के बाद और स्वतंत्रता मिलने के बाद भी संसद की गतिविधियों में इसी परंपरा को कंटिन्यू किया गया। तो 11 से 12 बजे यानी सदन की कार्यवाही का, नॉर्मली सदन की कार्यवाही का पहला घंटा, सदन की कार्यवाही का पहला घंटा है। लेकिन परंपरा है तो परंपरा बदली भी जा सकती है, इसलिए इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे कभी कभी इसमें परिवर्तन आया है, राज्यसभा ने इस पर खूब एक्सपेरिमेंट किया है, और राज्यसभा ने क्वेश्चन आर का समय खूब बदला है विगत वर्षों में, समय समय पर। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये देखा गया कि क्वेश्चन आर के बाद 0 आर की एक परंपरा डेवलप हो गई, शून्यकाल की एक परंपरा डेवलप हो गई, वो हम लोग चर्चा करेंगे। और शून्यकाल हंगामे का काल माना जाता रहा। जैसे ही शून्यकाल शुरू होता है, सदन में हंगामा शुरू हो जाता है। उसका नतीजा ये हुआ कि सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ती रही है। तो राज्यसभा ने यह तय किया कि क्यों ना हम शून्यकाल, प्रश्नकाल को हम सबसे अंत में रखें, कार्यवाही के अंतिम घंटों में रखें। तो कभी 3 से 4 और कभी इस तरीके से क्वेश्चन आर का समय डिसाइड किया जाता रहा है। तो ये फिक्स्ड नहीं है, ये निश्चित नहीं है, क्योंकि परंपराओं पर आधारित है। और जो सामान्य परंपराएं हैं वो यही है कि सदन की कार्यवाही का पहला घंटा यानी 11 बजे से शुरू होगा तो 12 बजे तक प्रश्नकाल होगा, लेकिन ये हमेशा लागू नहीं होता। क्वेश्चन आर को 12 से 1 भी रखा गया है, क्वेश्चन आर को 3 से 4 भी रखा गया है। क्वेश्चन आर को का समय बदलता रहा है समय समय पर। राज्यसभा में विशेषकर ये बदलाव आते रहे हैं। फिलहाल आज जो प्रचलन में है वो यही है कि भाई पहला घंटा क्वेश्चन आर माना जाता है, लेकिन फिक्स नहीं है, चेंजेस हो सकते हैं। इसे प्रश्नकाल क्यों कहते हैं? प्रश्नकाल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दौरान सदन के सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो सदन के सदस्य हैं वो मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं, इसीलिए इसको प्रश्नकाल कहते हैं, क्वेश्चन आर कहते हैं। प्रश्न पूछने के लिए कारण नहीं बताना होता, कारण बताना आवश्यक नहीं है। इसका मतलब यह है कि बिना कारण बताए मंत्रियों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? कोई भी रीजन हो सकता है। हम मंत्रियों से कोई जानकारी मांगना चाहते हैं, कोई सूचना मांगना चाहते हैं, हम किसी विषय पर मंत्री की राय जानना चाहते हैं, या कुछ भी नहीं, हम मंत्री को तंग करना चाहते हैं, हम मंत्री को परेशान करना चाहते हैं। तो हम मंत्री को तंग करने के लिए, मंत्री को परेशान करने के लिए, मंत्री पर दबाव बनाने के लिए, मंत्री को कंट्रोल करने के लिए भी हम सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि कोई रीजन बताने की आवश्यकता नहीं है, कोई रीजन नहीं देना। तो मंत्रियों पर दबाव बनाने और मंत्रियों को तंग करने के लिए भी सवाल पूछे जा सकते हैं और पूछे जाने चाहिए, क्योंकि अगर संसद इस प्रश्नकाल का सही उपयोग करेगी, मंत्रियों पर दबाव बना रहेगा और मंत्री सही तरीके से सही दिशा में काम करेंगे। तो सरकारें सही तरीके से काम करें, सही दिशा में काम करें, इसके लिए संसद को प्रश्न पूछने के समय का सही उपयोग करना चाहिए। हमारे यहाँ सही उपयोग नहीं होता, कभी कभी गड़बड़ होता है। जैसे कुछ लोग पकड़े गए कि भाई रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं, कि भाई प्रश्न पूछने के लिए रिश्वत ले लेते हैं। हालांकि बड़ा निजी मामला है कि प्रश्न पूछने के लिए किसी से रिश्वत खा ली, इसलिए ज्यादातर मामले तो प्रकाश में आते नहीं हैं, ज्यादातर मामले तो पकड़े नहीं जाते। लेकिन कभी कभी ऐसे मामले प्रकाश में आ जाते हैं। जैसे अभी पिछले लोकसभा में महुआ मोइत्रा जो लोकसभा की सांसद थी, उसने प्रश्न पूछने के लिए रिश्वत ले ली। नतीजा ये हुआ कि उसकी संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई। हालांकि जनता ने इस बार उसे फिर से चुन करके भेज दिया और वो फिर से लोकसभा का सदस्य बन गई है। तो ऐसी दशा में जो क्वेश्चन पूछने के लिए रिश्वत
भी लिए जाते हैं, यानी मैल प्रैक्टिस भी होती है, ये घटिया तरीके की प्रैक्टिस भी होती है, खराब तरीके की प्रैक्टिस भी होती है, लेकिन ऐसी प्रैक्टिस होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशा प्रयत्न ये करना चाहिए, हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि जो संसदीय परंपराएं हैं उन संसदीय परंपराओं का उचित तरीके से पालन किया जाए, सही तरीके से पालन किया जाए, रिश्वतखोरी ना की जाए, क्योंकि ये तो करप्शन है एक तरीके का, और बुरी तरीके से करप्शन है। आपको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, आप उन जिम्मेदारियों को निभाने के बजाय आप करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो ये तो बर्दाश्त नहीं करना चाहिए देश को। हालांकि देश ऐसे करप्ट प्रैक्टिसेस और ऐसे करप्ट लीडर्स को खूब बर्दाश्त करता है, और बर्दाश्त नहीं करता बल्कि सर आंखों पर बैठा के रखता है। इसलिए जिसके ऊपर रिश्वत के आरोप लगे उसे फिर से चुन करके भेज दिया गया, भाई तुम जाओ और रिश्वतखोरी करो और देश को बर्बाद करो। तो 3 तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं प्रश्नकाल के दौरान। 3 तरीके के प्रश्नों के पूछने की अनुमति रहती है। इन प्रश्नों को 3 अलग अलग नामों से जानते हैं। पहले प्रकार के प्रश्न को तारांकित प्रश्न कहते हैं, स्टार्ड क्वेश्चंस कहते हैं। दूसरे को अतारांकित प्रश्न कहते हैं, अनस्टार्ड क्वेश्चन कहते हैं। और तीसरे को अल्प सूचना के प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कहते हैं। प्रश्नकाल के दौरान 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न उन्हें कहते हैं जिन पर तारांक लगा होता है, एस्टेरिक्स बना दिए जाते हैं। जिन प्रश्नों पर तारांक एस्टेरिक लगा हो, जिन प्रश्नों पर तारांक लगा हो, स्टार बना दिया जाए, उसको तारांकित प्रश्न कहते हैं। क्यों स्टार बनाया जाता है? स्टार इसलिए बनाया जाता है क्योंकि प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है, मौखिक उत्तर दिया जाएगा। एक्चुअली होता क्या है, जब सदन का कोई सदस्य प्रश्न पूछता है तो वह प्रश्न लिख करके सदन के महासचिव को सौंपता है। महासचिव हम चर्चा कर चुके हैं, पीठासीन अधिकारी के द्वारा अपॉइंट होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो क्वेश्चन लिख करके सदन के महासचिव को देना होता है। जब सदन के महासचिव को क्वेश्चन लिख कर दिया जाता है तो यह भी लिख कर दिया जाता है कि इसका आंसर लिखित चाहिए या इसका आंसर मौखिक चाहिए, यानी मंत्री लिखित रूप में आंसर दे या मंत्री मौखिक रूप से आंसर दे। तो जब यह मांग की जाती है कि मंत्री इसका आंसर मौखिक रूप से दे, तो सदन का महासचिव ऐसे क्वेश्चन पर एस्टेरिक्स बना देता है, यानी तारा बना देता है, स्टार बना देता है। ऐसे क्वेश्चंस को तारांकित प्रश्न कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब ऐसे प्रश्नों का उत्तर सदन में मंत्री के द्वारा मौखिक दिया जाएगा, यानी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जब उसका समय आएगा, स्पीकर डिसाइड करेगा कि भाई ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो मंत्री अपने स्थान से उठकर उसे ओरली आंसर करेगा, मौखिक रूप से जवाब देगा। जब मौखिक रूप से जवाब देगा, जवाब सुनने के बाद, आंसर सुनने के बाद अगर उसे लगता है कि उसके कुछ प्रश्न अनुत्तरित रह गए हैं या उसे कोई नया प्रश्न उसके दिमाग में आ जाता है, तो वह स्पीकर की अनुमति से या सभापति की अनुमति से नए प्रश्न भी मौखिक वहीं पूछ सकता है। उसको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहते हैं, उसके लिए लिखित नोटिस देने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब यह है कि जब मौखिक उत्तर दिया जाएगा तो पूरा प्रश्न सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की अनुमति दी जा सकती है, क्योंकि पीठासीन अधिकारी की अनुमति से ही पूछा जाएगा। पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने की अनुमति दी जाएगी। तो तारांकित प्रश्न वे क्वेश्चन हैं जिनका उत्तर मौखिक देना है, क्योंकि मौखिक उत्तर दिया जाता है इसलिए सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस की गुंजाइश बनी रहती है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये तारांकित प्रश्नों के बारे में है। अब जब सदन के महासचिव को यह लिख करके दिया जाए कि हमें इसका उत्तर लिखित चाहिए, रिटर्न चाहिए, तो जब लिखित उत्तर की मांग की जाती है, रिटर्न आंसर की मांग की जाती है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग अतारांकित प्रश्न कहते हैं। इन पर तारांक नहीं बनाया जाता, इन पर तारांक नहीं लगा होता, इन पर स्टार नहीं लगा होता, इनका उत्तर लिखित दिया जाता है, लिखित उत्तर दिया जाएगा। इसलिए यहां पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसका मतलब यह होता है कि जैसे सदन के सदस्य ने जो क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन का आंसर लिखित रूप से उसे उपलब्ध करा दिया जाएगा कि भाई जाओ, रिटर्न आंसर मिल गया है, डिटेल में पढ़ लेना, समझ लेना। क्योंकि रिटर्न आंसर दिया जाता है इसलिए सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस की गुंजाइश नहीं होती, वहां सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे नहीं जा सकते। अब जितने भी क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, चाहे वो स्टार्ड हो चाहे वो अनस्टार्ड हो, 10 से 21 दिन के भीतर आंसर दिए जाएंगे, यानी कम से कम 10 दिन बाद आंसर मिलेगा। अगर आज क्वेश्चन पूछा गया तो कम से कम 10 दिन के बाद, मिनिमम 10 डेज के बाद आंसर मिलेगा, और 21 डेज भी लग सकते हैं, 21 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन मिनिमम 10 डेज तो लगना तय है आंसर के लिए। तो 10 दिन बाद ही आंसर मिलेगा। अब 10 दिन बाद आंसर मिलेगा और 21 दिन के भीतर आंसर मिलेगा, तो बहुत समय लग जाता है, बहुत टाइम टेकिंग है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर सदन के सदस्यों को तुरंत मांगना होता है, जल्दी मांगना होता है, क्योंकि वो अर्जेंट मैटर होते हैं। अब मान लो अर्जेंट मैटर पर जवाब मांगना है तो यहाँ गुंजाइश नहीं है, क्योंकि 10 डेज के बाद ही नंबर आएगा।
10 दिन का समय इसलिए लगता है क्योंकि जो क्वेश्चन महासचिव को दिया जाएगा, महासचिव उसे मंत्री के पास भिजवाएगा, चैनल है, थ्रू प्रॉपर चैनल आएगा, मंत्री के अधीन जो पूरी टीम है, सचिव और उसके अधीन जो पूरी प्रशासनिक टीम है, वो मिल करके सारे डेटा कलेक्ट करेगी जिस जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, और वो डेटा कलेक्ट करके तब आंसर तैयार किया जाएगा। उस आंसर को उस आंसर के बारे में मंत्री को बताया जाएगा। अगर मंत्री को कोई और उसमें जानकारी लगता है कि जोड़नी चाहिए या उसमें कोई करेक्शन कराना है तो फिर से उस पर वर्क होगा। तो काफ़ी काम होता है, काफ़ी मेहनत होती है उस पर, तो इसलिए समय लगता है। तो मिनिमम 10 दिन के बाद और 21 दिन के पहले आंसर दिया जाएगा। लेकिन अब कोई अगर अत्यावश्यक महत्व के प्रश्न है, अर्जेंट मैटर है कोई, तो अगर कोई अत्यावश्यक महत्व के प्रश्न है, अर्जेंट मैटर के क्वेश्चन है, तब उसे अल्प सूचना में पूछा जाएगा, उसे शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में पूछा जाएगा। यहां कारण बताना होगा, क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं, जल्दी आंसर पाने के लिए कि आप शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में क्यों उठाना चाहते हैं, इसके लिए कारण बताना होगा। कारण आवश्यक है। कारण इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में क्यों आना चाहते हैं, आप स्टार्ट और अनस्टार्ट में क्यों नहीं आना चाहते, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में क्यों आना चाहते हैं। तो अगर कारण ठीक है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर लिया गया तो 3 से 10 दिन के भीतर उत्तर दिया जाएगा। अगर शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन एक्सेप्ट हो गया तो 3 से 10 दिन के भीतर, कौन एक्सेप्ट करेगा, पीठासीन अधिकारी, सभापति या स्पीकर एक्सेप्ट करेगा। अगर ये एक्सेप्ट कर लिया गया तो 3 से 10 दिन के भीतर आंसर दिया जाएगा, यानी मिनिमम 3 डेज तो फिर भी चाहिए। आंसर हमेशा मौखिक दिया जाएगा यहाँ पे, और चूंकि मौखिक आंसर दिया जाएगा इसलिए पूरक प्रश्न पूछने की गुंजाइश बनी रहेगी। पूरक प्रश्न पीठासीन अधिकारी की अनुमति से पूछे जा सकते हैं। तो ये 3 तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं प्रश्नकाल के दौरान। अब यहाँ पर सामान्यतः जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मंत्रियों से ही पूछे जाते हैं, लेकिन अगर सदन के किसी सदस्य के पास कोई ऐसी जानकारी है जिससे प्राप्त करना सदन के लिए आवश्यक है और सदन को जानना चाहिए, तो किसी सदस्य से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसी सदस्य से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस बात की भी छूट रहती है। यानी क्वेश्चन आर में क्वेश्चन केवल मंत्रियों से ही पूछे नहीं जाएंगे, बल्कि सदन के सदस्यों से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता, सामान्यतः ऐसा नहीं होता, लेकिन गुंजाइश है, अनुमति है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे क्वेश्चन हमेशा मंत्रियों से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि मंत्री के पास ही सरकार की सारी जानकारी होती है, और इन सारी चीज़ों का जो पर्पस है वो संसद के द्वारा मंत्रियों को कंट्रोल करना है, संसद के द्वारा कार्यपालिका को यानी कार्य करने वाली सरकार को कंट्रोल करना है। तो इसलिए ये व्यवस्था अपनाई जाती है। जैसे ही प्रश्नकाल खत्म होता है वैसे ही शून्यकाल का समय प्रारंभ हो जाता है, 0R। प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय है। मान लो अगर 11 से 12 बजे क्वेश्चन आर है जो इन जनरल चलता है, तो 12 बजे का जो समय है वो शून्यकाल हो जाएगा। हमने बताया है आपको कि क्वेश्चन आर का समय कभी कभी बदला भी गया है। मान लो अगर क्वेश्चन आर का समय 2 से 3 रखा गया है तो शून्यकाल का समय 3 बजे हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आर का समय 3 से 4 रखा गया है तो 4 बजे जैसे खत्म होगा क्वेश्चन आर, वैसे शून्यकाल का समय 4 बजे हो जाएगा। तो चेंज हो सकता है टाइम, लेकिन प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय ये शून्यकाल कहलाता है। लेकिन ये एक भारतीय खोज है, बाकी तो सब ब्रिटिश परंपराएं हैं, ये भारतीय खोज है, 1962 से प्रचलन में है, 1962 से, और एक परंपरा है ये, यानी यह एक अनौपचारिक साधन है। क्यों? क्योंकि परंपरा की उपज है। इसका मतलब क्या हुआ? औपचारिक साधन उन्हें कहते हैं जिन्हें सदन की कार्यवाही के नियमों में लिखा गया हो। जैसे प्रश्नकाल का प्रयोग किया जाता है तो प्रश्नकाल के बारे में सदन की कार्यवाही के नियमों में लिखा गया है, उल्लेख किया गया है, तो इसे हम औपचारिक साधन कहते हैं, फॉर्मल मीन्स कहते हैं, फॉर्मल टूल्स कहते हैं। ये औपचारिक साधन है क्योंकि सदन की कार्यवाही के नियमों में इसका वर्णन है, इसका उल्लेख है। जिसका वर्णन सदन की कार्यवाही के नियमों में नहीं है लेकिन वह प्रचलन में है, लागू है किसी परंपरा आदि के कारण, तो उसे हम अनौपचारिक साधन कहते हैं। तो इसीलिए यहां पर लिखा कि शून्यकाल एक अनौपचारिक साधन है क्योंकि इसका नियमों में उल्लेख नहीं है, यह परंपरा की उपज है, नियमों में वर्णन नहीं है। जो सदन की कार्यवाही के नियम बनाए गए हैं उन नियमों में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन परंपरा की उपज है तो चला आ रहा है। क्या होता है शून्यकाल के दौरान? एक्चुअली 1962 में जब चीन के युद्ध का समय था तो मानसून सत्र की बात है, क्वेश्चन आवर खत्म हो गया, प्रश्नकाल खत्म हो गया। प्रश्नकाल खत्म होने के बाद भी प्रधानमंत्री से सवाल पूछे गए, लोहिया जी ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा तो स्पीकर ने मना कर दिया। स्पीकर ने कहा भाई खत्म हो गया क्वेश्चन आवर, अब क्वेश्चन आवर में आइएगा, क्वेश्चन लिख कर दीजिएगा, तब फिर आपको आंसर देने का मौका मिलेगा, आंसर प्राप्त करने का मौका मिलेगा। लेकिन नेहरू जी तैयार थे, उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हम आंसर देने के लिए तैयार हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि क्वेश्चन पूछे गए और नेहरू जी ने आंसर दिए क्वेश्चन आवर के बाद भी, प्रश्नकाल के बाद भी। एक बार जब यह घटना घटी तो सदन के सदस्यों ने इस घटना को एक ट्रेंड मान लिया, एक ट्रेडिशन मान लिया, एक परंपरा मान ली कि प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद भी मंत्रियों से सवाल पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब यह है क्योंकि परंपरा ही थी, कहीं लिखा तो था नहीं, लिखा तो प्रश्नकाल था, प्रश्नकाल का समय खत्म हो गया था।
लेकिन नेहरू जी ने आंसर दिया। जब नेहरू जी ने आंसर दिया तो सदन में एक परंपरा विकसित हो गई और इसी परंपरा को मीडिया ने शून्यकाल कह करके संबोधित किया। ये जो नाम है, नामकरण मीडिया के द्वारा किया गया, क्योंकि सदन की कार्यवाही के नियमों में इसका उल्लेख तो है नहीं, उल्लेख नहीं है, फिर भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे। क्वेश्चन पूछे जाने लगे तो मीडिया ने इसको 0 आर कह करके, शून्यकाल कह करके लिखना शुरू कर दिया, रिपोर्टिंग शुरू कर दी, इसलिए इसका नाम शून्यकाल पड़ गया। अभी भी इसका नियमों में वर्णन नहीं है, इसलिए इसे नियमों की दृष्टि से अनियमितता कहा जाता है। कि नियमों की दृष्टि से ये अनियमितता है क्योंकि सदन की कार्यवाही में इसका उल्लेख नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई क्यों उल्लेख नहीं है, जैसे इतने वर्ष हो गए, 1962 की बात है, अब तक उल्लेख कर देना चाहिए। उल्लेख इसलिए नहीं किया गया क्योंकि क्वेश्चन पूछने के लिए ऑलरेडी क्वेश्चन आर दिया गया है। तो जब क्वेश्चन आर डिजाइन किया गया है तो इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि परंपरा पड़ चुकी है इसलिए इस परंपरा का आज तक पालन होता रहा है। लेकिन यह परंपरा कभी कभी बेहद खतरनाक सिद्ध हुई है क्योंकि यह मंत्रियों में भय उत्पन्न करने वाला काल माना जाता है। क्यों मंत्रियों में भय उत्पन्न करने वाला काल माना जाता है? मंत्रियों में भय उत्पन्न करने वाला काल, उत्पन्न करने वाला समय या काल। क्यों इसे मंत्रियों में भय उत्पन्न करने वाला समय कहते हैं? क्योंकि उसका रीजन है कि बिना पूर्व सूचना के मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी भी सदस्य को अधिकार है, क्योंकि हर विभाग का मंत्री विभाग के बारे में समस्त जानकारियां रखे हर क्षण, यह आवश्यक नहीं। इतने बड़े विभाग होते हैं, इतने बड़े मंत्रालय होते हैं, इतने तरह तरह की जानकारियां होती हैं, हर बात की जानकारी सटीक तरीके से उसे हमेशा पता हो, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है, किसी के लिए भी संभव नहीं, पहले भी संभव नहीं था। हालांकि पहले मंत्रालय और विभाग छोटे होते थे, जनसंख्या कम थी, आज जनसंख्या बढ़ गई, मंत्रालय और विभागों की जिम्मेदारियां बढ़ गई, उनका दायरा बढ़ गया। पहले भी संभव नहीं था, आज भी संभव नहीं है कि मंत्रियों के पास सारी जानकारियां एग्जैक्टनेस के साथ हमेशा रहे। इसलिए जब शून्यकाल के दौरान क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये मंत्रियों में भय उत्पन्न करने वाला काल होता है, मंत्रियों को तंग करने वाला, मंत्रियों को परेशान करने वाला काल होता है। यही कारण है कि जब कभी कभी मंत्री क्वेश्चन का उचित आंसर नहीं कर पाता तो विपक्ष मंत्री की आलोचना करने लगता है, मंत्री को क्रिटिसाइज करने लगता है, तब सत्ता पक्ष के सदस्य मंत्री का बचाव करने के लिए उतर आते हैं। नतीजा ये होता है कि सदन में फिर हंगामा शुरू हो जाता है, विपक्ष मंत्री का इस्तीफा मांगने लगता है, मंत्री की आलोचना करने लगता है, सरकार की कमियां गिनाने लगता है, सत्ता पक्ष अपने मंत्री का बचाव करने लगता है और पूरा सदन हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। कभी कभी शून्यकाल में इतना हंगामा मचा है कि कार्यवाही को पूरे दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी है। इसलिए जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे सोमनाथ चटर्जी, इसको आतंक का काल कहते थे, शून्यकाल को आतंक का काल कहते थे, क्योंकि शून्यकाल के दौरान प्रायः सदन में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, प्रायः उत्पन्न हो जाती है, और उसके लिए रीजन यही है। इसके बाद आधे घंटे की बहस है। यह किसी नए विषय पर नहीं होती, हाफ एन आवर डिबेट, हाफ एन आवर डिस्कशन। आधे घंटे की बहस या आधे घंटे की चर्चा, चर्चा भी कहते हैं इसे, आधे घंटे की बहस हटा दें, चर्चा ही लिख दें, आधे घंटे की चर्चा, या इसको बहस भी कहते हैं, हाफ एन आवर डिबेट, हाफ एन आवर डिस्कशन। तो सदन में आधे घंटे की चर्चा किसी नए विषय पर नहीं मांगी जा सकती, किसी नए विषय पर नहीं। जो विषय पहले सदन में उठाए जा चुके हैं, जिन पर क्वेश्चन आर के दौरान क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और जब मंत्रियों ने आंसर दिया है और सदन के सदस्य को लगा कि ठीक है मंत्री ने जवाब तो दिया, लेकिन हम मंत्री से और इस पर चर्चा चाहते हैं कुछ, तो ऐसी दशा में आधे घंटे की चर्चा की डिमांड कोई भी सदस्य कर सकता है। ये आधे घंटे की चर्चा के लिए समय अलॉट किया जा सकता है, जो कार्यवाही का अंतिम आधा घंटा होता है। कार्यवाही के अंतिम आधे घंटे में, अंतिम आधा घंटा 5:30 से 6 PM, क्योंकि 6 बजे तक कार्यवाही चलती है, तो 5:30 से 6 केवल आधे घंटे की बहस हो सकती है। और सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, केवल 3 दिन आयोजन किया जा सकता है इसका, सदन की कार्यवाही के अंतिम आधे घंटे में, और केवल 3 दिन, सोम बुध शुक्र, इसका आयोजन किया जा सकता है। किसी नए विषय पर यह चर्चा नहीं हो सकती। जिन विषयों पर सदन में पहले उत्तर दिया गया हो या प्रश्न उठाए गए हों, चाहे लिखित दिया गया हो चाहे मौखिक दिया गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही प्रश्नों पर आधे घंटे की चर्चा की डिमांड की जा सकती है। नॉर्मली इसको स्वीकृति मिल जाती है और आधे घंटे की चर्चा अंत में कराई जा सकती है, क्लैरिफिकेशन के लिए, क्लैरिटी के लिए, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे ज्यादा। चर्चा आधे घंटे से कम भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो अलॉट है वो आधे घंटे का अलॉट है। 2 घंटे की चर्चा, या इसे अल्प अवधि की चर्चा भी कहते हैं, शॉर्ट टर्म डिस्कशन कहते हैं, अल्प अवधि की चर्चा। अब आधे घंटे की चर्चा को अल्प अवधि की चर्चा नहीं कहते, छोटी चर्चा नहीं कहते। 2 घंटे की चर्चा को अल्प अवधि की चर्चा कहते हैं, आधे घंटे को नहीं कहते, जबकि आधा घंटा कम है, 2 घंटे से बहुत ज्यादा कम है, 1/4 है, लेकिन उसे नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि जो आधे घंटे की चर्चा होती है किसी नए विषय पर नहीं होती, पुराने विषय पर होती है, जो सदन में पहले विषय चल चुका है, जिस पर क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। ऐसे ही प्रश्नों पर आधे घंटे की चर्चा की डिमांड की जा सकती है। नए विषय पर, किसी भी नए विषय पर सबसे कम जो चर्चा होगी वो कम से कम 2 घंटे होगी, 2 घंटे से कम की चर्चा नहीं हो सकती। तो किसी भी
किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर, किसी भी सार्वजनिक महत्व के विषय पर चर्चा की डिमांड की जा सकती है। स्पीकर से या सभापति से कहा जा सकता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें इस पर चर्चा करानी है। तो अगर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चर्चा करानी है, तो स्पीकर 2 घंटे का टाइम अलॉट कर देगा मिनिमम, क्योंकि मिनिमम 2 घंटे की चर्चा होगी, उससे कम नहीं होगी। तो इसके लिए 2 घंटे की चर्चा का समय अलॉट किया जाएगा। मतदान आवश्यक नहीं है। ऐसी चर्चा में मतदान आवश्यक नहीं है। चाहे तो सदन के सदस्य करा सकते हैं। मतदान का अर्थ ये होता है कि भाई चर्चा के बाद कितने लोग चर्चा के पक्ष का समर्थन कर रहे हैं, और चर्चा में जो बातें विपक्ष में प्रस्तुत की गई हैं, कितने लोग विपक्ष का समर्थन कर रहे हैं, तो मांग की जा सकती है। लेकिन इन जनरल रूल नहीं है इसमें मतदान कराने का। तो केवल चर्चा होती है, मतदान नहीं होता। धन्यवाद प्रस्ताव। मोशन ऑफ थैंक्स। जब अभी देखो लेकर आया गया था धन्यवाद प्रस्ताव, आपने अगर समाचार पत्र पढ़े हो, न्यूज़पेपर पढ़े हो, तो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि संसद में धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। ये सब रोज समाचार पत्रों में छप रहा था, खबरों में छप रहा था। तो अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो ये न्यूज़ पढ़ी होगी, अवश्य पढ़ी होगी। तो धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। कब लाया जाता है? धन्यवाद प्रस्ताव तब लाया जाता है जब राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है। 2 अवसरों पर राष्ट्रपति सदन को अवश्य संबोधित करता है। आर्टिकल 87 के अनुसार हमने आपको बताया था कौन से 2 अवसर हैं। पहला अवसर है जब साधारण निर्वाचन के पश्चात लोकसभा की पहली बैठक बुलाई जाती है। दूसरा अवसर है जब प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र प्रारंभ होता है। तो ये हमेशा राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही प्रारंभ होगा, प्रेसिडेंट के स्पीच से ही प्रारंभ होगा। तो जब प्रेसिडेंट अपना स्पीच देता है, हमने आपको यह भी बताया है कि जो प्रेसिडेंट की स्पीच है वो प्रेसिडेंट तैयार नहीं करता, राष्ट्रपति तैयार नहीं करता। प्रेसिडेंट के स्पीच में प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता, केवल बोलने के अलावा वो केवल पढ़ता है, बोलता है। पूरी जो प्रेसिडेंशियल स्पीच है वो कैबिनेट तैयार करवाती है, और कैबिनेट सेक्रेटरीट पढ़ा है हम लोगों ने, कैबिनेट सेक्रेटरीट, कैबिनेट सचिवालय, और कैबिनेट सचिवालय तैयार करता है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण कैबिनेट सचिवालय तैयार करता है, कैबिनेट तैयार करवाता है। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की नीतियों, सरकार के कार्यक्रमों और सरकार के एजेंडों का वर्णन होता है। इसलिए जब राष्ट्रपति अपना भाषण देता है तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार धन्यवाद प्रस्ताव लेकर के आती है, सरकार प्रस्तुत करती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार की ओर से प्रस्ताव प्रस्तुत होता है कि भाई बहुत अच्छा किया आपने, सदन को संबोधित किया। अब राष्ट्रपति की ओर, राष्ट्रपति जब भाषण देगा तो सरकार की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव आएगा। अब इस प्रस्ताव पर चर्चा होती है, पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर के खूब चर्चा करते हैं। विपक्ष को राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से सरकार की नीतियों की आलोचना करने का अवसर मिलता है, सरकार के कार्यक्रमों में कमियां निकालने का अवसर मिलता है। इसलिए राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा विपक्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और सॉरी, चर्चा के बाद अंत में मतदान होगा। चर्चा के बाद मतदान होगा। अगर राज्यसभा में यह पारित ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पारित ना हो, यानी धन्यवाद प्रस्ताव सरकार लेकर आई है, इसका मतलब है सरकार के पक्ष में कम वोट पड़े और विपक्ष में ज़्यादा वोट पड़ जाएं, तो इसका अर्थ ये होगा कि सरकार ने लोकसभा में, यानी मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में विश्वास खो दिया है और मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र दे देना चाहिए। इसका मतलब है सरकार गिर जाती है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, चले थे राष्ट्रपति को धन्यवाद देने और चल बसे। तो इसका जो प्रभाव है वो काफ़ी गहरा है। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता है, इसलिए नहीं होता क्योंकि लोकसभा में सत्ता पक्ष का हमेशा बहुमत होता है। एक ही कंडीशन होती है कि अगर गठबंधन की सरकार है तो चीज़ें खराब होने की गुंजाइश रहती है। हालांकि तमाम साधन है, विप आदि, जिनके माध्यम से फिर सत्ता पक्ष अपना बहुमत बनाए रखता है, लेकिन गठबंधन के दौरान इस प्रकार का भय हमेशा बना रहता है। तो मतदान में यदि लोकसभा में यह पारित ना हो तो इसका अर्थ है कि सरकार ने, यानी मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में विश्वास खो दिया है, यानी मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे, सरकार को त्यागपत्र दे देना चाहिए। बोलचाल की भाषा में कहें तो सरकार गिर जाती है, बोलचाल की भाषा में कहें तो सरकार गिर जाती है अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित ना हो पाए तो। लेकिन हमने पहले ही बताया ये बिल्कुल संभव नहीं है कि पारित ना हो, क्योंकि सरकार का हमेशा बहुमत रहता है लोकसभा में, इसलिए हमेशा पारित हो जाता है। तो ये हो गया धन्यवाद प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। कॉलिंग अटेंशन मोशन। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कॉलिंग अटेंशन मोशन। तो जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, ये भारतीय खोज है एक तरीके से। ये ब्रिटिश खोज नहीं है, ये भारतीय खोज है। 1954 से प्रचलन में है। 2 चीज़ें हैं जो भारत में शुरू हुई, बाकी सब ब्रिटिश परंपराएं हैं। एक तो शून्यकाल, ये हमने शुरू किया, और दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कॉलिंग अटेंशन मोशन, ये हमने शुरू किया, भारत ने शुरू किया, बाकी सब ब्रिटिश परंपराएं हैं।
ब्रिटेन से हमने अडॉप्ट की हैं और हमने नियमों में उल्लेख कर दिया है, लोकसभा की कार्यवाही के नियमों में लिख दिया है, शून्यकाल को छोड़कर। तो क्या है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कॉलिंग अटेंशन मोशन? ये प्रस्ताव किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जाता है। मंत्री का किसी विषय पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए, किसी विषय पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है। इसका मतलब यह है कि मान लो मंत्री किसी विषय पर निर्णय नहीं ले रहा है, मंत्री किसी विषय पर कार्य नहीं कर रहा है, देश के लिए उस विषय पर कार्य करना बेहद जरूरी है, तो सदन के सदस्य कॉलिंग अटेंशन मोशन लेकर के आएंगे और मंत्री से पूछेंगे भाई क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो, चलो बताओ ध्यान दो इस पर। और ध्यान देने का मतलब क्या है? ध्यान देने का मतलब यह है कि मंत्री से अधिकृत कथन या आश्वासन की मांग की जाती है। मंत्री से कहा जाता है कि बताओ तुम क्या करने वाले हो। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान सदन के सदस्य मंत्रियों से यह कहते हैं कि ऑथेंटिक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, अधिकृत कथन देना पड़ेगा, यानी सदन को आश्वासन देना पड़ेगा कि आप इस विषय पर क्या कार्य करने जा रहे हैं, क्या निर्णय लेने जा रहे हैं, यह सदन को आश्वासन देना पड़ेगा। तो अब यहां पर जो सदन को आश्वासन मंत्री देता है, यह हमको और आपको दिए गए आश्वासन जैसा नहीं है, क्योंकि हमसे और आपसे तो मंत्री वादा करके भूल जाता है। हमको और आपको आश्वासन देता है और आश्वासन की गुट्टी पिलाए रखता है, हम और आप आश्वासन में जीते रहते हैं। तो मंत्री जो वादा करता है वो निभाता तो नहीं है। लेकिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में ऐसा नहीं है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, यानी सदन में जो आश्वासन दिया है मंत्रियों ने, मंत्री उस आश्वासन को तोड़ नहीं सकता। जो अधिकृत कथन दिया है उसके विपरीत कार्य नहीं कर सकता। वादा नहीं तोड़ा जा सकता। क्यों? अगर वादा उसने तोड़ा, अगर उसने आश्वासन के विपरीत काम किया, जो अधिकृत कथन दिया उसको पूरा नहीं किया, तो सदन में एक आश्वासन संबंधी समिति होती है। सदन में एक आश्वासन संबंधी समिति होती है, संसद के सदस्यों से मिलकर के बनती है। वह आश्वासन संबंधी समिति हमेशा इस बात की जांच करती रहती है कि मंत्रियों ने सदन को क्या आश्वासन दिए हैं समय समय पर, और उन आश्वासनों को कितना पूरा किया गया है, किस सीमा तक पूरा किया गया है। अगर नहीं किया गया है तो उस आश्वासन समिति की रिपोर्ट के आधार पर सदन मंत्री पर दबाव बनाता है। मंत्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, यानी उसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। इसलिए यहाँ जो प्रस्ताव, यहाँ जो आश्वासन दिया जाता है, यहाँ जो अधिकृत कथन दिया जाता है, इसकी गरिमा होती है अपनी। हमसे जो मंत्री कहता है उसकी तो कोई गरिमा नहीं होती, क्योंकि जनता है ही मूर्ख बनाने के लिए, तो चाहे मंत्री बनावे चाहे कोई नेता बनावे। लेकिन सदन में ऐसा नहीं हो सकता, इस पर ध्यान रखना होगा। अगला स्थगन प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन। इन सबसे क्वेश्चन आते हैं, जो बातें हम लोग लिखते चल रहे हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं, पूछे गए हैं विगत वर्षों में कभी कभी। तो हमेशा तो हर टॉपिक से क्वेश्चन आते नहीं है। तो अगला है एडजर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव। अंग्रेजी काल से चला आ रहा है, लेकिन यह प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा में एक असाधारण प्रस्ताव है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोशन है। ये इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोशन कहते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोशन क्यों कहते हैं? क्योंकि स्थगन प्रस्ताव जब पेश किया जाता है तो सदन की कार्यवाही बीच में रोक दी जाती है, बीच में रोक दी जाएगी। जब यह प्रस्ताव आता है तो सदन की कार्यवाही बीच में रोक दी जाती है और पहले इस प्रस्ताव पर चर्चा होती है, पहले इस प्रस्ताव पर चर्चा होती है। लेकिन यह प्रस्ताव तभी एक्सेप्ट किया जाएगा लोकसभा में जब न्यूनतम 50 सदस्यों का प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हो, समर्थन हो। अगर ऐसे प्रस्ताव को न्यूनतम 50 लोग समर्थन नहीं देंगे तब तक इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और अगर इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया गया, लोकसभा के अध्यक्ष ने एक्सेप्ट कर लिया, प्रस्ताव दिया कब जाता है? लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे से शुरू होती है प्रतिदिन। तो अगर किसी दिन स्थगन प्रस्ताव लेकर आना है तो उस दिन सुबह 10 बजे तक कार्यालय में नोटिस सर्व करनी होगी। कार्यालय में 50 लोगों के द्वारा नोटिस देनी होगी कि आज स्थगन प्रस्ताव आएगा। सुबह 10 बजे तक नोटिस दे देनी होती है। इसके बाद एक्सेप्ट सामान्यतः नहीं की जाती। और अगर ये नोटिस सर्व हो गई तो एक दिन की जो कार्यवाही पहले से तय है, क्योंकि पहले से ही तय हो जाती है कि इस दिन क्या कार्यवाही होगी, तो एक दिन की कार्यवाही जो पहले से तय की गई है उसको बीच में रोक दिया जाएगा और पहले इस पर चर्चा कराई जाएगी। न्यूनतम 2.5 घंटे की चर्चा होगी, 2 घंटे 30 मिनट की चर्चा होगी, क्योंकि 2 घंटे की चर्चा अल्प सूचना की चर्चा होती है, शॉर्ट टर्म डिबेट होती है, शॉर्ट टर्म डिस्कशन होता है। तो यहां पर जो चर्चा होगी वो उससे कम से कम आधे घंटे ज्यादा होगी, यानी मिनिमम 2.5 घंटे अलॉट किए जाएंगे और 2.5 घंटे चर्चा होगी। चर्चा के बाद मतदान भी होगा, मतदान भी होगा। और अगर मतदान में यह पारित हो जाए, क्योंकि विपक्ष लेकर आएगा, सत्ता पक्ष तो लेकर आएगा ही नहीं अपने सरकार के खिलाफ, तो विपक्ष ही लेकर आएगा। तो अगर यह मतदान में पारित हो जाता है, यानी विपक्ष बहुमत में हो जाता है, जिसकी संभावना बेहद कम होती है, न के बराबर होती है, लेकिन फिर भी अगर विपक्ष बहुमत में हो जाए तो इससे सरकार के कार्यकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, यह अवश्य है कि जिस विषय पर चर्चा की गई है उस विषय पर सरकार के कदम निंदनीय है। इसका अर्थ यह होता है, इसका प्रभाव यह होता है। तो मतदान में यदि
विपक्ष बहुमत में है, हालांकि इसकी संभावना कभी नहीं होती क्योंकि लोकसभा में कभी ऐसा होता ही नहीं है, गठबंधन सरकारों के दौरान कभी भले ही हो जाए, अन्यथा नहीं होता। तो यदि विपक्ष बहुमत में हो तो इसका सरकार के यानी मंत्रिपरिषद के कार्यकाल पर कोई प्रभाव नहीं होगा। मंत्रिपरिषद के कार्यकाल पर कोई प्रभाव नहीं होगा, बस ये माना जाएगा कि भाई जो मंत्री का कार्य है, मंत्रियों का कार्य है, सरकार का कार्य है, वो निंदा का पात्र है, वो ठीक नहीं है। तो ये स्थगन प्रस्ताव है। अगला निंदा प्रस्ताव। सेंश्योर मोशन। निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव क्यों लाया जाता है? नाम ही निंदा है, तो निंदा करने के लिए, आलोचना करने के लिए। किसकी? किसी मंत्री या कुछ मंत्रियों, एक से अधिक मंत्रियों, या पूरी मंत्रिपरिषद यानी समस्त मंत्रियों की निंदा करने के लिए। किसी एक मंत्री की निंदा करने, या एक से अधिक मंत्रियों की निंदा करने, या पूरी मंत्रिपरिषद की निंदा करने, आलोचना करने के लिए यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। कारण बताना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि निंदा करना अच्छी बात नहीं है, बुराई करना अच्छी बात नहीं है। अध्यात्म में यह कहा जाता है कि अगर किसी की बुराई करोगे, अध्यात्म में, जिसकी बात दुनिया के कम लोग मानते हैं क्योंकि ज्यादातर तो भौतिक जीवन में बिजी रहते हैं, लेकिन अध्यात्म में यह कहा जाता है कि अगर किसी की बुराई करोगे तो उसका पाप अपने सर पर ले लोगे, जिस मात्रा में बुराई करोगे। तो अध्यात्म में किसी की निंदा करना वर्जित है, पाप है। अध्यात्म में, धर्म की बात नहीं करें, धर्म अलग है, अध्यात्म अलग है। अध्यात्म ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता है। तो निंदा करना ठीक नहीं है, इसलिए कारण बताना जरूरी है। कारण बताना होगा। स्पीकर चर्चा के लिए समय तय करेगा, चर्चा होगी और मतदान होगा। मतदान में यदि यह पारित हो जाए, यदि यह पारित हो जाए, पारित होने का मतलब है कि विपक्ष बहुमत में हो जाए, इसका मतलब यही हुआ कि विपक्ष बहुमत में हो जाए। तो यदि यह पारित हो जाए तो इसका अर्थ है कि मंत्री या मंत्रियों का कार्य निंदनीय है। इसका अर्थ केवल इतना है कि भाई मंत्री या मंत्रियों का कार्य निंदनीय है, लेकिन इस आधार पर किंतु उन्हें त्यागपत्र देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उन्हें रेजिग्नेशन देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, त्यागपत्र देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। केवल और केवल इसका अर्थ यह होगा कि मंत्री या जो मंत्रियों का कार्य है वो निंदा का पात्र है, निंदनीय है, इसलिए इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ठीक है। लेकिन यह नहीं कहा जाएगा इस आधार पर कि मंत्री को त्यागपत्र दे। अगर कहना चाहे तो विपक्ष कह सकता है, लेकिन मंत्री या मंत्रीगण या पूरी मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन एक जगह है जहां त्यागपत्र देने के लिए बाध्य है, और वो है अविश्वास प्रस्ताव। यहां गड़बड़ है मामला। इसको कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। हमेशा विपक्ष लेकर आता है, लोकसभा में लाया जाएगा, विपक्ष के द्वारा लाया जाएगा हमेशा, और सरकार के बहुमत का परीक्षण करने के लिए, सरकार के बहुमत या विश्वास का परीक्षण करना इसका पर्पज है। नाम से ही स्पष्ट है। इसीलिए यहां कारण नहीं बताया जाएगा, कारण नहीं बताना है। निंदा प्रस्ताव में कारण बताना है, निंदा प्रस्ताव में कारण बताना है। ये छोटी छोटी माइन्यूट सी चीजें होती हैं, इन्हीं पर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना जरूरी है। इसलिए एक्सप्लेनेशन में सब बताते चल रहे हैं। निंदा प्रस्ताव में कारण बताना जरूरी है। अविश्वास प्रस्ताव में कारण बताना नहीं आवश्यक है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव अपने आप में कारण है, अपने आप में कारण है कि हम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रकट कर रहे हैं, हम सरकार के विश्वास या बहुमत का परीक्षण करना चाह रहे हैं। तो सरकार के विश्वास या बहुमत का परीक्षण करने के लिए, या यूं कहें कि अविश्वास प्रकट करने के लिए, तो ये अपने आप में कारण है। इसलिए कभी भी अविश्वास प्रस्ताव के लिए कारण बताया नहीं जाएगा। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में स्पीकर तभी एक्सेप्ट करेगा जब कम से कम न्यूनतम 50 सदस्यों का प्रस्ताव को समर्थन होना चाहिए। जब कम से कम 50 सदस्य इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे, कैसे? सिग्नेचर करेंगे उस प्रस्ताव पर, हस्ताक्षर करेंगे, और 50 सदस्यों के हस्ताक्षर से यह प्रस्ताव लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। तब लोकसभा अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव को एक्सेप्ट करेगा, अन्यथा एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जब अविश्वास प्रस्ताव एक्सेप्ट हो जाएगा तो लोकसभा अध्यक्ष चर्चा का समय तय करेगा, और चर्चा के बाद मतदान का समय तय करेगा, वोटिंग का समय तय करेगा। वोटिंग में यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाए, यदि प्रस्ताव पारित हो जाए, तो प्रस्ताव पारित हो जाए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चूंकि कौन लेकर आया है? विपक्ष लेकर आया है, और एक दो लोग नहीं, 50 लोग लेकर आए हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि विपक्ष बहुमत में हो गया है। इसका अर्थ यह हो गया, प्रस्ताव पारित होने का मतलब है कि विपक्ष बहुमत में है,
और अगर विपक्ष बहुमत में है तो इसका मतलब यह है कि सरकार को त्यागपत्र देना होगा, सरकार को त्यागपत्र देना ही होगा, यानी सरकार गिर जाएगी। बड़ी गिरी हुई होती है, बड़े मौके होते हैं गिरने के कि सरकार गिर जाएगी। तो अगर प्रस्ताव पारित हो गया तो इसका मतलब है विपक्ष बहुमत में है, और अगर विपक्ष बहुमत में है यानी सरकार पारित हो गया तो फिर सत्ता पक्ष अल्पमत में आ गया, और जब सत्ता पक्ष अल्पमत में आ गया तो सरकार को त्यागपत्र देना ही होगा, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना ही होगा। मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देने के लिए बाध्य है। यदि पारित ना हो, यदि प्रस्ताव पारित ना हो, यदि प्रस्ताव पारित ना हो तो इसका मतलब यह है कि मंत्रिपरिषद का बहुमत है, यानी सरकार का बहुमत है, और जब मंत्रिपरिषद का बहुमत है तो सरकार पद पर बनी रहेगी। तब सरकार पद पर बनी रहेगी, सरकार के कार्यकाल को कोई खतरा नहीं होगा, सरकार अपने कार्यकाल को पूरा करेगी, अपने पद पर बनी रहेगी। लेकिन अगर विपक्ष बहुमत में हो जाए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान, हर जगह नहीं ना, कहां कहां खतरा है वो हम लोग लिखते चल रहे हैं, तो अगर अविश्वास प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव ना, ऐसी जगहों पर, तो फिर सरकार को त्यागपत्र देना ही होगा, त्यागपत्र देने के लिए बाध्य है। अब आप पूछ सकते हैं ना दे तो राष्ट्रपति है ना, वो सरकार को बर्खास्त कर देगा, क्योंकि संविधान की रक्षा करना उसका कर्तव्य है, और अगर सरकार ने विश्वास खो दिया है तो संसदीय परंपरा के अनुसार सरकार को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव है। अब इसी अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ा हुआ एक प्रस्ताव ऐसा है जो सरकार लेकर आती है, उसे कहते हैं विश्वास प्रस्ताव। अरे थैंक यू आ गया, विश्वास प्रस्ताव। कॉन्फिडेंस मोशन, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन था, नो कॉन्फिडेंस मोशन था, अविश्वास प्रस्ताव था। ये कॉन्फिडेंस मोशन है, विश्वास प्रस्ताव है, ये सरकार पेश करती है, और लोकसभा में ही ये भी आएगा, राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं, लोकसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत होगा। सरकार क्यों पेश करेगी? सरकार ये बताने के लिए पेश करेगी कि लोकसभा में उसका बहुमत बना हुआ है, लेकिन रिस्की है गठबंधन के दौरान, विशेषकर या कभी कभी राष्ट्रपति कह देता है बहुमत सिद्ध करने के लिए, कभी कभी राष्ट्रपति कह देता है। कब कह देता है राष्ट्रपति बहुमत सिद्ध करने के लिए? राष्ट्रपति इसलिए कहता है, जैसे मान लो एक दल, जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ, एक दल को बहुमत मिल गया, जैसे 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल गया था, तो यानी 272 से ज्यादा सीटें मिल गई, तो भाई ये तो तय है कि उसी की सरकार बनेगी, यही संसदीय परंपरा है। लेकिन अभी जब 2024 का इलेक्शन हुआ तो किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, जो सबसे बड़ा दल बना वो बीजेपी बनी नंबर 1, और जो दूसरा दल बना वो कांग्रेस बनी। बीजेपी को 240 सीटें मिली और कांग्रेस को 99 सीटें मिली, यानी गैप बहुत ज्यादा उभरा। तो अब दोनों दलों के द्वारा सरकार बनाने की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए अब गठबंधन दोनों दलों ने मिलकर के बनाया। हालांकि चुनाव से पहले ही बन गया था, मिलकर लड़े थे, लेकिन चुनाव के बाद फिर गठबंधन और तेजी से मजबूत हुआ, उसकी संभावनाएं तलाशी गई कि भाई कौन सरकार बना सकता है। तो चूंकि बीजेपी की सीटें सबसे ज्यादा थी, बहुमत के ज्यादा करीब थी कांग्रेस की तुलना में, तो बीजेपी की सरकार बनने की संभावना प्रबल थी, इसलिए राष्ट्रपति ने सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लिया। लेकिन अब एक दल का बहुमत तो नहीं है ना, जब एक दल का बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति कहेगा कि भाई ऐसा करो, विश्वास हासिल करो। अब इसमें 2-3 तरीके हैं। पहली बात यह है कि सारे गठबंधन लिख करके, गठबंधन दल के घटक लिख करके राष्ट्रपति को यह कहें कि भाई मैं सरकार के साथ हूं, हम मिल करके सरकार बना रहे हैं। तो राष्ट्रपति ने सबका लेटर ले लिया, पढ़ लिया, और राष्ट्रपति को विश्वास हो गया कि हाँ ठीक है चलो सबका बहुमत है, तो सरकार बन गई। लेकिन मान लो तोड़फोड़ की कोशिश खूब की गई, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद तक का ऑफर दिया गया, विपक्ष ने ऑफर दिया नीतीश कुमार को, कभी भी पलटी मार सकते थे क्योंकि संभावना गड़बड़ थी, और इस बात का भय भी था, जो बड़ा दल था, जो सत्ता पक्ष वाला गठबंधन था, उसे भी भय था, क्योंकि जो पुराना इतिहास था वो इस मामले में बहुत सकारात्मक नहीं था, बहुत पॉजिटिव नहीं था। तो ये भय तो बना हुआ था कि भाई अगर वो उधर चले गए तो इनकी सरकार तो फिर नहीं बननी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें भी पता था, नीतीश कुमार को भी पता था कि आज हमारे समर्थन से बना लेंगे, कल हमारी पार्टी को तोड़ के हमको किक आउट कर सकते हैं, क्योंकि वहां तो बहुत सारे प्रधानमंत्री थे, वहां तो हर आदमी प्रधानमंत्री की लाइन में लगा हुआ है। तो उन्होंने बुद्धिमत्ता वाला निर्णय लिया, उन्हें लगा कि वहां उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। अभी तो लालच दिया जा रहा है, लेकिन कब जो छड़ी है वो उल्टी हो जाएगी गठबंधन के द्वारा, कोई भरोसा नहीं है। तो यहां तो सबने लिखित रूप से आश्वासन दे दिया कि हम सरकार के साथ हैं, और सरकार के साथ है तो बहुमत से सरकार बन गई। लेकिन मान लो एक ऐसी स्थिति होती, एक कल्पना कर रहे हैं कि मान लो एक ऐसी स्थिति होती जहां घटक दल लिखित रूप से आश्वासन न देते कि वे सरकार में शामिल हो रहे हैं, मौखिक रूप से आश्वासन देते, लिखित रूप से आश्वासन न देते, तब राष्ट्रपति का क्या कर्तव्य बनता है? तब राष्ट्रपति का कर्तव्य बनता है कि जो सबसे बड़ा दल है, सबसे बड़ा गठबंधन है, उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे, और उसे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन का समय दे, और समय देकर के कहे कि लोकसभा में विश्वास हासिल करो, लोकसभा में विश्वास प्राप्त करो, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ पहली बार हुआ था। और 13 दिन में सरकार गिर गई, क्योंकि सीटें तो बहुमत तो किसी भी दल को नहीं मिला था, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें इनके पास थी। तो राष्ट्रपति ने इनको सरकार बनाने के लिए बुला लिया और इनको कहा भाई विश्वास हासिल करो। 13 दिन का समय दे दिया गया, विश्वास हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि पहले तो लोगों ने कहा था कि हाँ हम समर्थन देंगे, लेकिन जब बहुत सारे कैलकुलेशंस हुए तो उसमें बहुत सारे लोगों ने हाथ पीछे खींच लिया। तो इस तरीके से तो उन्होंने पहले ही त्यागपत्र दे दिया, उनका भाई हम विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते। तो विश्वास प्रस्ताव ऐसे भी लाया जा सकता है कि सरकार, राष्ट्रपति कहे सरकार से कि भाई विश्वास प्रस्ताव पेश करो, तो सरकार विश्वास प्रस्ताव पेश करेगी, और कैसे पारित होगा उसकी चर्चा करते हैं। या एक तरीका यह है, जैसे जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब वो एक बार विश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे,
क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी गड़बड़ियां थी, कुछ ऐसी घटनाएं थी जहां सरकार के कार्य बड़े आलोचना के पात्र बने। करप्शन को लेकर के, राजनीति में अपराधीकरण को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार आलोचनाओं के केंद्र में घिरी। वो भी गठबंधन की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की भी सरकार गठबंधन की सरकार थी। तो इसलिए उन्हें जब लगा कि विपक्ष हम पर हमलावर हो रहा है, तो जब उन्हें वे आश्वस्त हो गए कि गठबंधन के सारे लोग हमारे साथ बने हुए हैं, इंटैक्ट हैं, तो उन्होंने विश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया कि ये देखो हमारा विश्वास बना हुआ है, जिससे विपक्ष के हमलावर रवैये को शांत किया जा सके कि तुम अनावश्यक शोर मचा रहे हो, हमें लोकसभा में विश्वास हासिल है, हम मजबूती से लोकसभा में डटे हुए हैं। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ये कहानियां बताने का मतलब ये है कि बहुत सारे अवसर हो सकते हैं जहां सरकार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। ऐसे अवसरों पर तो सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, लोकसभा में चर्चा होगी, चर्चा के बाद मतदान होगा। यदि मतदान में यदि यह पारित हो, यदि मतदान के बाद यह पारित हो जाए, तो पारित होने का मतलब किसने पेश किया था? सरकार ने पेश किया था। तो पारित हो गया, इसका मतलब बहुमत किसका है? सरकार का बहुमत है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सरकार यानी मंत्रिपरिषद का बहुमत लोकसभा में बना हुआ है। और जब सरकार का बहुमत लोकसभा में बना हुआ है तो उसे कोई खतरा नहीं है। मंत्रिपरिषद यानी सरकार को कोई खतरा नहीं है, वो पद पर बनी रहेगी। यहां सरकार का मतलब संकुचित अर्थों वाली सरकार। लेकिन यदि यह पारित न हो, इसकी संभावना न के बराबर होती है। यदि यह पारित ना हो इसका मतलब सत्ता पक्ष के संबंध में कम वोट पड़े और विपक्ष में ज्यादा वोट पड़े। तो यदि यह पारित ना हो, इसका अर्थ यह है कि विपक्ष का बहुमत है, विपक्ष बहुमत में आ गया है। और अगर यह पारित नहीं हुआ यानी विपक्ष बहुमत में आ गया है, तो सरकार को यानी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। त्यागपत्र देना होगा यानी सरकार गिर जाएगी। बड़े मौके हैं गिरने के, तो सरकार गिर जाएगी अगर विश्वास प्रस्ताव पारित ना हो तो। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता। तो ये कुछ प्रचलित नियम हैं जिनके आधार पर क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए हैं। हम लोगों ने उन सारे नियमों के बारे में चर्चा की। अभी इनमें कुछ पॉइंट और हैं जिनकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे विश्वास प्रस्ताव की तो हम लोगों ने चर्चा की। अब विश्वास प्रस्ताव के बाद जैसे एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, अक्सर यूज होता है। तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है हम लोग समझते हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर व्यवस्था का प्रश्न। पॉइंट ऑफ ऑर्डर व्यवस्था का प्रश्न। अब कोई भी सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर की डिमांड कर सकता है कहीं भी, लोकसभा राज्यसभा कहीं भी। लोकसभा राज्यसभा कार्य कैसे करती है? हमने बताया कि लोकसभा और राज्यसभा के कार्य करने के लिए कार्यवाही के नियम बनाए गए हैं। कार्यवाही के जो नियम बनाए गए हैं, लोकसभा और राज्यसभा उन्हीं नियमों के आधार पर कार्य करती है, उन्हीं नियमों के आधार पर अपनी भूमिका निभाती है। क्योंकि बहुत मोटी मोटी किताब है, नियम बहुत ज्यादा है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी नियम की व्याख्या कभी अलग तरीके से हो जाती है और सदन की कार्यवाही अलग तरीके से चलने लगती है, या सदन के सदस्यों को यह भ्रम होता है कि शायद सदन के लिए कार्यवाही के नियम की जो व्याख्या की गई है वो ठीक नहीं है, मुझे जो लगता है मेरा दृष्टिकोण सही है। ऐसी किसी भी दशा में सदन के सदस्य स्पीकर से लोकसभा में, सभापति से राज्यसभा में ये मांग कर सकते हैं कि जनाब जो सदन की कार्यवाही चल रही है, नियम ऐसा नहीं कहता, हमारे हिसाब से नियम ये होना चाहिए, हमारे हिसाब से नियम की व्याख्या ये होनी चाहिए। जब सदन के सदस्य इस तरीके की डिमांड करते हैं, क्योंकि सदन की कार्यवाही नियम के अनुसार चले, ये सभी की जिम्मेदारी है, तो जब सदन के सदस्य इस प्रकार की डिमांड करते हैं तो इसी डिमांड को पॉइंट ऑफ ऑर्डर कहते हैं। तो कैसे प्रस्तुत किया जाता है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब है कि सदन के सदस्य के द्वारा मांग प्रस्तुत होती है। सदन का कोई भी सदस्य मांग प्रस्तुत करता है, इस मांग पर पीठासीन अधिकारी, लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति, पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुमति दे दी जाती है। अनुमति दे देता है, वो तुरंत दे देता है क्योंकि नियम की बात है। जैसे अनुमति मिलती है वैसे सदस्य के द्वारा नियम का उल्लेख या उसकी व्याख्या की जाती है। सदस्य के द्वारा नियम का उल्लेख या उसकी व्याख्या की जाती है। अब स्पीकर माने या ना माने, मर्जी उसकी, क्योंकि सदन का नियम क्या कहता है ये निर्णय करने का अंतिम अधिकार स्पीकर के पास है और सभापति के पास है। सदस्य को अगर लगता है कि नियम की व्याख्या स्पीकर ने जो की है हमारी व्याख्या अलग है, तो वो अपनी बात रख सकता है, उसे अपनी बात रखने का अधिकार है, विशेषाधिकार है, तो वो अपनी बात रख सकता है। लेकिन अगर सदन के स्पीकर को लगता है कि उसकी बात गलत है, वो गलत तरीके से व्याख्या कर रहा है, तो उसे रिजेक्ट कर सकता है और सदन की कार्यवाही जैसे चल रही है वैसे चलाई जाएगी। और अगर स्पीकर को लगता है कि नहीं इसकी व्याख्या में दम है, एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, तो फिर सदन की कार्यवाही उस हिसाब से चलाई जाएगी जो नई व्याख्या प्रस्तुत की गई है। तो ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, यानी इसका जो उद्देश्य है पॉइंट ऑफ ऑर्डर का, वह है सदन की कार्यवाही को नियम के अनुसार चलाना, सुनिश्चित करना,
सदन की कार्यवाही नियम के अनुसार चले, ये सुनिश्चित करना पॉइंट ऑफ ऑर्डर का पर्पस है। इसीलिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर के आया जाता है। कोई भी सदस्य डिमांड कर सकता है, सत्ता पक्ष का, विपक्ष का, कोई भी डिमांड कर सकता है। ज़्यादातर विपक्ष वाले ही लेकर के आते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर, क्योंकि सत्ता पक्ष वाले तो खुश रहते हैं, चलो ठीक है, जैसे स्पीकर कर रहा है ठीक है, सभापति जैसा कर रहा है ठीक है। लेकिन कभी कभी सत्ता पक्ष के सदस्य भी रखते हैं, डिमांड को रखते हैं। व्हिप हमने लिखाया था उस समय जब दल बदल पढ़ रहे थे, हमने कहा लिख लो, आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। व्हिप व्हिप क्या होता है? व्हिप एक तरीके से राजनीतिक दल का पदाधिकारी होता है। कोई भी जो राजनीतिक दल का अध्यक्ष है वो सदन में अपना पदाधिकारी नियुक्त करता है। तो ये किसी भी राजनीतिक दल का पदाधिकारी है। दल के अध्यक्ष के द्वारा सदन में नियुक्त होता है। दल के अध्यक्ष के द्वारा सदन में नियुक्त होता है और इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है। जैसे वर्तमान समय में बीजेपी है, कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, जिसके जिसके लोकसभा सदस्य लोकसभा में मौजूद हैं, हर पार्टी के अध्यक्ष ने अपना अपना व्हिप लोकसभा में नियुक्त कर रखा है। सब ने लोकसभा में अपना व्हिप नियुक्त कर रखा है और इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है कि हमारी पार्टी का ये व्हिप है, हमारी पार्टी का ये व्हिप है। तो इस बात की जानकारी दल के अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को भी दे दी जाती है। इसी तरीके से व्हिप की नियुक्ति राज्यसभा में भी की जाएगी और दल के ही जो सदन का सदस्य है, सदन के किसी सदस्य को ही दल का अध्यक्ष राज्यसभा में भी व्हिप नियुक्त कर देगा। तो दल के अध्यक्ष के द्वारा सदन में नियुक्त कर दिया जाता है। इस तरीके से इसका जो कार्य है वो सदन में दल के सदस्यों के बीच अनुशासन बनाए रखना एवं दल के अध्यक्ष के निर्देशों का पालन करवाना। ये दो पर्पस है इसका मुख्य रूप से। जैसे मान लो बीजेपी है, कांग्रेस है, तो बीजेपी कांग्रेस इन सबके दल के अध्यक्ष ने अपना अपना व्हिप लोकसभा राज्यसभा में अपॉइंट कर दिया। अब जो बीजेपी का व्हिप है वो ये देखेगा कि बीजेपी के जो सांसद लोकसभा में हैं वो लोकसभा में अनुशासन बनाए रखें और दल के अध्यक्ष ने जो कहा है उसी के अनुरूप लोकसभा में चर्चा में भाग लें, उसी के अनुरूप वोटिंग में भाग लें, उसी के अनुसार व्यवहार करें। इसी तरीके से कांग्रेस के अध्यक्ष ने जो व्हिप लोकसभा में नियुक्त किया है, वो व्हिप यानी राजनीतिक दल का सदस्य वो ये तय करेगा कि कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो सब दल के अध्यक्ष के निर्देशों का पालन करें। ये जिम्मेदारी सुनिश्चित करने वाला जो पद है वो व्हिप है। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं तो बोलचाल में हम ये नहीं कहते कि व्हिप नियुक्त किया गया है। बोलचाल में ये कहा जाता है कि व्हिप जारी किया गया है, व्हिप जारी किया गया है, डिक्लेयर किया गया है, ऐसा कहा जाता है। इसमें भी 1 लाइन व्हिप, 2 लाइन व्हिप, 3 लाइन व्हिप ऐसे कैटेगरी बनाई जाती है। ऐसी कैटेगरी इसलिए बनाई जाती है कि दल के अध्यक्ष के द्वारा जितने निर्देश आते हैं, एक निर्देश आया तो 1 लाइन व्हिप हो गया, 2 निर्देश आया 2 लाइन व्हिप हो गया। तो जितने प्रकार के अलग अलग निर्देश आएंगे उन्हीं के आधार पर 1 लाइन व्हिप, 2 लाइन व्हिप, 3 लाइन व्हिप ऐसे कैटेगरी बनाई जाती है, ऐसे वर्गीकरण बनाया जाता है। व्हिप का जो प्रभाव होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर दल के किसी सदस्य ने, अगर राजनीतिक दल के किसी सदस्य ने सदन के भीतर ही, बाहर नहीं, सदन के भीतर दल के अध्यक्ष के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया है तो इसे व्हिप का उल्लंघन माना जाता है। दल के अध्यक्ष का नहीं, इसे व्हिप का उल्लंघन माना जाता है। यदि सदन का कोई सदस्य अपने दल के अध्यक्ष के निर्देश की अवहेलना करे तो इसे व्हिप का उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि यह जिम्मेदारी व्हिप की है कि वो दल के अध्यक्ष के निर्देशों का पालन सदन में करवाए। और अगर व्हिप दल के अध्यक्ष के निर्देशों का पालन सदन में नहीं करवा पा रहा है तो जिस सदन ने नहीं किया है पालन, यह माना जाएगा कि उसने व्हिप का उल्लंघन किया है। और अगर उसने व्हिप का उल्लंघन किया है तो सदन के सदस्य का कार्य दंडनीय है। दल का अध्यक्ष उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा, तो उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी दशा में सदस्य के विरुद्ध दल के अध्यक्ष के द्वारा कार्रवाई की जाएगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। क्या कर सकता है मैक्सिमम दल का अध्यक्ष? दल का अध्यक्ष मैक्सिमम ये कर सकता है कि उसे अपने दल की सदस्यता से हटा दे कि आज से वो इस दल का सदस्य नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही दल का अध्यक्ष ये दंड देगा कि आज से वह राजनीतिक दल का सदस्य नहीं रहेगा, वैसे ही उस सदस्य की लोकसभा सदस्यता तुरंत समाप्त हो जाएगी, विद इमीडिएट इफेक्ट। इसकी सूचना दल का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को देगा कि हमने अपने दल के सदस्य के खिलाफ एक्शन लिया है, उसे हमने दल की सदस्यता से निकाल दिया है। तो जब ये एक्शन लिया जाएगा, दल की सदस्यता से निकाल दिया है, तो इसका प्रभाव ये होगा कि उसकी लोकसभा सदस्यता भी खत्म हो गई है। प्रभाव बड़े गंभीर है, इसके प्रभाव बड़े गंभीर है। इसीलिए जो व्हिप के निर्देशों का पालन है वो किया जाता है, तो कार्रवाई की जा सकती है। ये व्हिप है। अब इसके अलावा भी कुछ एक नियम है जो कभी कभी चर्चा के केंद्र में आते रहते हैं लोकसभा को लेकर के, कि लोकसभा में नियम, जैसे लोकसभा के कुछ नियम, जैसे रूल 184
रूल 193, ये दोनों अक्सर चर्चा के केंद्र में रहते हैं। आप अक्सर देखोगे समाचार पत्रों में छपता रहता है। विपक्ष कहता है 184 के तहत चर्चा कराओ, सरकार कहती है 193 के तहत कराओ। ये झगड़ा अक्सर मचा रहता है सरकार और विपक्ष के बीच में किसी भी विषय को लेकर के। तो 184 के तहत जब चर्चा की मांग की जाती है तो यहाँ किसी विषय पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद मतदान होगा, और मतदान में यदि सरकार बहुमत खो दे तो त्यागपत्र देगी। 184 के तहत अगर चर्चा होगी और इस चर्चा के बाद मतदान होगा, तो अगर सरकार ने चर्चा के बाद जो मतदान हुआ है उसमें अपना विश्वास खो दिया है, यानी सरकार के पक्ष में कम लोग हैं, तो सरकार गिर जाएगी, त्यागपत्र देना पड़ेगा सरकार को। इसलिए सरकार जल्दी 184 के तहत चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होती। सरकार 193 के तहत तैयार रहती है। विपक्ष हमेशा 184 की मांग करता है, सरकार हमेशा 193 के तहत तैयार होती है। यहां मात्र चर्चा होती है, यहां मतदान नहीं कराया जा सकता, यहां मतदान की जरूरत नहीं है, यहां केवल चर्चा होती है। तो सरकार कहती है भाई इसके तहत चर्चा करा लो, 193 के तहत चर्चा करा लो। रूल 377, रूल 377 के तहत कोई भी विशेष मामले उठाए जाते हैं। जैसे मान लो अगर लोकसभा के सदस्यों को अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई मामला लोकसभा में लेकर आना है, लोकसभा में उठाना है, तो रूल 377 के तहत चर्चा की डिमांड की जाएगी। तो लोकसभा के सदस्य के द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित मुद्दे उठाना। तो अगर कोई ऐसा विशेष मुद्दा है जो किसी क्षेत्र विशेष से जुड़ा हुआ है, पूरे देश के हित से नहीं जुड़ा हुआ है, कोई क्षेत्र विशेष से कोई मुद्दा जुड़ा हुआ है, क्षेत्र विशेष का मतलब है जैसे मान लो किसी संसद के संसदीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, किसी सांसद के संसदीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो रूल 377 के तहत ऐसे मुद्दे उठाए जा सकते हैं। राज्यसभा में चूंकि कोई संसदीय क्षेत्र नहीं होता, पूरा एक राज्य होता है, इसलिए अगर कोई क्षेत्र विशेष के मामले उठाने हैं राज्यसभा में, सदस्य तो वहां भी मुद्दे उठा सकते हैं किसी क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए। तो अगर किसी क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए मुद्दे राज्यसभा में उठाने हैं तो वहां स्पेशल मेंशन का प्रयोग किया जाता है, विशेष उल्लेख का प्रयोग किया जाता है, यानी स्पेशल मेंशन लाया जाता है सदस्यों के द्वारा। तो स्पेशल मेंशन का मतलब है, विशेष उल्लेख का मतलब है कि वो किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित मुद्दा उठाना चाहते हैं, यानी राष्ट्रीय हित वाला मुद्दा नहीं है, किसी क्षेत्र विशेष से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो राज्यसभा में क्षेत्र विशेष के मुद्दे विशेष उल्लेख स्पेशल मेंशन के अंतर्गत उठाए जाते हैं। रूल 388, मान लो कोई विषय ऐसा आ गया जिस विषय पर चर्चा करानी तुरंत जरूरी है और नियम वगैरह का पालन करने में तरह तरह की झंझट है और तरह तरह की सीमाएं हैं, चर्चा तुरंत जरूरी है, तो नियम 388 स्पीकर को यह पावर देता है कि सारे नियमों का त्याग करके चर्चा कराई जा सकती है। सारे नियमों का त्याग कर चर्चा, सारे नियमों का त्याग कर चर्चा का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे जब कोई चर्चा करानी होती है तो उसकी औपचारिक सूचना देनी होती है। औपचारिक सूचना देने के लिए कहीं कहीं कुछ दिन तय किए गए हैं कि भाई 3 दिन पहले नोटिस देनी चाहिए। जैसे मान लो 2 घंटे की चर्चा करानी है तो 3 दिन पहले नोटिस देनी होगी। तो स्थगन प्रस्ताव लाना है तो सुबह 10 बजे तक नोटिस देनी होगी। तो जितने भी प्रस्ताव हैं, जितने भी कदम हैं, उसमें नियम में कुछ व्यावहारिक शर्तें हैं जिनका पालन होना है। अब मान लो विषय ऐसा है जिसमें इन नियमों का पालन करना जरूरी नहीं है और तुरंत चर्चा होनी जरूरी है, तो फिर आर्टिकल 388 ये अवसर देता है कि भाई सारे नियम को छोड़ दो और चुपचाप चर्चा करा लो। ये कुछ महत्वपूर्ण रूल्स हैं जो यदा कदा चर्चा में रहते हैं। बाकी तो लोकसभा की कार्यवाही पूरी नियमों से भरी पड़ी है, राज्यसभा की कार्यवाही पूरी नियमों से भरी पड़ी है, उसको हम लोग चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये इतने नियम है। अब इसके बाद 2 और महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे समापन प्रस्ताव की। जैसे जब कोई भी विषय लेकर के आया जाता है लोकसभा में, राज्यसभा में कोई विधेयक लेकर के आया गया, कोई जैसे बजट पारित होने का प्रस्ताव लेकर के आया गया, तो अंत में चर्चा करने के बाद वोटिंग होती है। बिना वोटिंग के कोई चीज़ पारित नहीं होती और बिना चर्चा के मतदान नहीं होता। बिना वोटिंग के कोई चीज़ पारित नहीं होगी, बिना मतदान के कोई चीज़ पारित नहीं होगी और बिना चर्चा के मतदान नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज़ रखी गई और उस पर सीधे वोटिंग हो गई बिना चर्चा के। तो नियम यह है, सदन की कार्यवाही का नियम यह है कि चर्चा के बाद ही मतदान होगा, चर्चा के बाद ही मतदान होगा। लेकिन इस नियम का एक अपवाद है, उस अपवाद को कहते हैं गिलोटिन। नियम हमने क्या बताया? हमने नियम बताया कि पहले चर्चा होगी, चर्चा के बाद मतदान होगा। यह नियम है लोकसभा की सारी कार्यवाहियों में, राज्यसभा की सारी कार्यवाहियों में बिना चर्चा के मतदान नहीं होगा। लेकिन इस नियम का एक अपवाद है, वो अपवाद कहलाता है गिलोटिन। यानी इसका अर्थ यह है कि बिना चर्चा के मतदान। बिना चर्चा के मतदान यह गिलोटिन कहलाता है, क्योंकि नियम यह है कि चर्चा के बाद ही मतदान होगा, चर्चा के बाद ही मतदान होगा। लेकिन कभी कभी हमें बिना चर्चा के वोटिंग करने की जरूरत पड़ जाती है, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा किया नहीं जा सकता क्योंकि नियम का उल्लंघन है। तो इसके लिए एक आपवादिक नियम बनाया गया है गिलोटिन,
और यह संसद में कहा जाता है कि भाई अब गिलोटिन का हम लोग प्रयोग करेंगे और गिलोटिन के प्रयोग से चर्चा को खत्म कर देंगे। तो गिलोटिन के प्रयोग से बिना चर्चा के मतदान कर दिया जाता है और चीज़ों को पारित कर दिया जाता है। तो कुछ अवसरों पर गिलोटिन का प्रयोग होता है, जैसे हर साल बजट पारित करने में गिलोटिन का प्रयोग अवश्य होता है, अवश्य होता है। कैसे? जब इसके बाद बजट का पारित करने की प्रक्रिया पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बताएंगे। कंगारू समापन, कैंगारू क्लोजर, कैंगारू क्लोजर, कंगारू समापन। कंगारू समापन का मतलब क्या होता है? कंगारू कैसे चलता है? जंप कर करके चलता है ना, उछल उछल के चलता है, ऐसे चलता है। तो कभी कभी ऐसा होता है जैसे कोई विधेयक पेश किया गया, कोई प्रस्ताव पेश किया गया, कोई विधेयक पेश किया गया। अब मान लो कोई विधेयक पेश किया गया, उसमें 150 सेक्शन है, एक एक सेक्शन में 8 8 5 5 6 6 4 4 सब सेक्शन है। तो 150 सेक्शन वाले विधेयक पर चर्चा करने में समय लगेगा। अब उसे पारित करना तत्काल जरूरी है, पारित करना तुरंत जरूरी है, तत्काल जरूरी है, देरी नहीं की जा सकती। तो क्या करेंगे? तब कंगारू क्लोजर अपनाते हैं। कंगारू क्लोजर का मतलब यह है कि जैसे हमने पूरे कानून में, पूरे विधेयक में हमने चुन लिया कि भाई देखो कौन कौन से सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल उन पे चर्चा कर लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। तो मान लो सेक्शन 25 चुन लिया, फिर सेक्शन 58 चुन लिया, फिर सेक्शन 119 चुन लिया, फिर सेक्शन 158 चुन लिया, 4 सेक्शन चुन लिया कि भाई इन 4 सेक्शन को चुन लेते हैं, इन 4 सेक्शन पर चर्चा कर लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये 4 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी पारित करना है, तो इन 4 पर चर्चा करो, बाकी को छोड़ दो। तो जब इन 4 सेक्शन पर चर्चा हो गई और बाकी को छोड़ दिया गया और वोटिंग कर दी गई, पारित कर लिया गया, तो इसको कहते हैं कंगारू क्लोजर। यानी 25 से सीधे 58 पर कूद गए, 58 से सीधे 119 पर कूद गए, कंगारू की तरीके से। तो इसका मतलब यह हुआ कि मात्र कुछ भागों पर चर्चा कर पारित करना, यानी शेष को पारित मान लिया जाएगा, बाकी सबको पारित मान लिया जाएगा। कुछ भागों पर चर्चा करके पारित कर दिया जाएगा, बाकी को पारित मान लिया जाएगा। तो इस तरीके का जो प्रपोजल होता है, इस तरीके का जो क्लोजर होता है, उसको कंगारू क्लोजर कहते हैं, कंगारू समापन कहते हैं। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग संसद की कार्यवाही में रोज या हर दूसरे तीसरे दिन होता है, यानी जो हमारी संसद की रोजमर्रा की कार्यवाही चलती है। जैसे अभी लोकसभा राज्यसभा की बैठक चल रही थी, आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में आपने पढ़े होंगे। तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही जो चल रही थी, उनमें इन्हीं सब का प्रयोग हो रहा था, सबका नहीं, कुछ का, जरूरत पड़ने पर बाकी का भी प्रयोग होता रहता है। यानी इन्हीं नियमों के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही चलाई जाती है। ये कुछ महत्वपूर्ण नियम है जो आपके लिए जानना आवश्यक है, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो हमने उनमें से कुछ महत्वपूर्ण नियमों की चर्चा कर ली है, बाकी को छोड़ दिया है। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, समझ में आए होंगे। और इसके बाद ये जनरल प्रोसीडिंग का पार्ट था। फिर अब लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग हम लोग पढ़ेंगे, यानी विधायी प्रक्रिया हम लोग पढ़ेंगे। तो आज छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बहुत सारे पढ़ लिए हैं, समय भी लगभग समापन की ओर है, 15 मिनट बचे हुए हैं। तो आज नया टॉपिक शुरू नहीं करते हैं, यानी जो विधायी प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को फिर हम लोग यहीं पर रोकते हैं, चैट ऑन कर लेते हैं और आपके क्वेश्चन ले लेते हैं। तो जो डाउट हो, जो क्वेश्चन हो, पूछ लो। तो आपके क्वेश्चन ले लेते हैं। विवाक्ष कहते हैं बैराक्ट कौन सा पढ़े, कोई भी पब्लिकेशन का ले लो, सीएल ले लो, सीएलपी ले लो, है ना, कुछ भी ले लो, ठीक है। आशुतोष, मनोहर, पूनम, राजलक्ष्मी, थैंक यू। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी हमने बताई है, 2 एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़नी है। एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, लोकतांत्रिक राजनीति के 2 खंड है, वो पढ़ना है। और एक 11वीं की जो एनसीईआरटी है, भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार, वो पढ़ना है। ये 2 चीज़ें जरूर पढ़नी है। हालांकि ये सारी चीज़ें नहीं आपको एनसीईआरटी में मिलेंगी, करके एक साथ यहाँ पर पढ़ रहे हैं। मतलब सत्ता पक्ष, जैसे इस समय बीजेपी सरकार में है, बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की पार्टी है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, पासवान की पार्टी है, ये सब सत्ता में शामिल हैं। तो ये सब मिलकर पक्ष हो गए। और कांग्रेस जो सरकार में शामिल नहीं है, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जितने इस तरीके के दल हैं जो सत्ता पक्ष में शामिल नहीं है, वो विपक्ष हो गए। दल बदल कानून की विशेषता लिखा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं आपको दल बदल कानून, कि दल बदल कानून दल बदल को रोकने के लिए है, और दल बदल को रोकने के लिए जो प्रावधान बनाए गए हैं, वो प्रावधान हम लोगों ने लिखे हैं। कुछ अपवाद भी इसमें अपनाए गए हैं, अपवाद भी हम लोगों ने लिखे हैं। व्हिप राजनीतिक दल का एक पदाधिकारी होता है, जो सदन के भीतर राजनीतिक दल के अध्यक्ष की ओर से सदन के सदस्यों के बीच अनुशासन बनाए रखता है, उसको व्हिप कहते हैं। एक ऑफिस है, एक पद है व्हिप। ये बिंदु लोकसभा राज्यसभा सारे के लिए हैं। देखो जहां जहां सारे के लिए हैं, वहां हमने कुछ नहीं लिखा है, लेकिन जहां केवल एक के लिए हैं, जैसे लोकसभा के लिए हैं, कुछ चीजें केवल लोकसभा के लिए हैं, वहां हमने लिख दिया है, मेंशन कर दिया है कि जो चीजें केवल लोकसभा के लिए हैं। संसद सदस्य और मंत्री में डिफरेंस क्या है? अच्छा, आप मंत्री नहीं चुनते हो, आप लोकसभा का सदस्य चुनते हो। आपने मंत्री को वोट नहीं दिया है, आपने लोकसभा के सदस्य को वोट दिया है। जो लोग चुनकर आ जाते हैं, जिस दल को बहुमत मिलता है, वो दल फिर मंत्रियों का चुनाव करता है कि कौन कौन मंत्री बनेगा। नम्रता कहती हैं कुछ मिक्स हो गया है। हाँ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, मिक्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो रिवीजन करोगे तो मिक्स नहीं होगा, तो घर पे जाके रिवीजन करना। व्हिप को चुना नहीं जाता है, कशिश। व्हिप को पॉलिटिकल पार्टी का जो चेयरमैन होता है, वो अपने आदेश से नियुक्त करता है।
पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी सीनियर मेंबर को वो व्हिप अपॉइंट कर देता है, जिसको लगता है कि इसमें इतना दमखम है कि हमारी बात मानेगा, हमारा विश्वास पात्र है, हमारी बात सुनेगा, हमारी बात सही तरीके से लागू करवाएगा, तो उसी को व्हिप बना देता है। गिलोटिन, सदन का नियम है कि चर्चा के बिना मतदान नहीं होगा, और जब बिना चर्चा के मतदान कर दिया जाए, कभी कभी करना पड़ता है, तो इसको गिलोटिन के नाम से पुकारा जाता है। तो गिलोटिन का मतलब होता है बिना चर्चा के मतदान। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें? राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण पढ़ो, राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण। स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, स्थगन मतलब होता है रोकना, स्थगित कर देना, रोक देना। तो स्थगन प्रस्ताव तब लाया जाता है जब सदन की कार्यवाही को बीच में रोकना होता है, तब लाया जाता है, केवल लोकसभा में लाया जाता है। तो सदन की कार्यवाही को क्यों रोकना है? क्योंकि किसी नए विषय पर चर्चा करानी है, इसलिए रोकने पर लाया जाता है। शालू का कहना है ऑप्शनल कैसे चूज करें। देखो